गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो दिस इज विभा पारेख एंड आई एम योर सीबीएसई केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का, जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। कल की हमारी क्लास में हमने सॉलिड स्टेट्स क्या होते हैं, उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स के बारे में कुछ हमने देखा था। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, स्यूडो सॉलिड्स किसको कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स किसको कहते हैं, ये कुछ हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन सॉलिड से लेकर देखा था। उसके बाद में हमने क्रिस्टल लैटिसेस और यूनिट सेल्स क्या होते हैं इसको भी डिस्कस किया था। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने यूनिट सेल्स जब हमने समझा था तो हमने देखा था यूनिट सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की। जिस तरह से हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स का रोल है, मतलब जो सेल्स की जो पोजिशन है, उसी तरह से क्रिस्टल लैटिस में किसकी होती है, यूनिट सेल्स की होती है। जिस तरह से आपकी बॉडी में ऑर्गन होता है, देन ऑर्गन, इस पूरे ऑर्गन सिस्टम को बनाने में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। देन ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, और वो जो टिश्यूज हैं वो फर्दर किससे बने हुए होते हैं, सेल से। तो कुल मिला के आपकी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग पार्ट है, ठीक है, उसको ही हम सेल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी एक पूरे क्रिस्टल लैटिस में, एक पूरे स्पेस लैटिस में जो सबसे छोटा पार्ट है, जो सबसे ज्यादा मतलब जो रिपीट हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट है और आइडेंटिकल है, ये तीन क्राइटेरियाज कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये सब कुछ होना चाहिए किसी भी एक यूनिट सेल को होने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने इनकी बात की थी, देन हमने देखा था कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दोज पार्टिकल्स इनटू अ सर्टेन यूनिट सेल। क्लियर? तो वहां आपको ध्यान होगा हमने सेंटर्ड और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की बात की थी। प्रिमिटिव का मतलब हुआ एक बेसिक सिस्टम जिसमें सभी कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट ही होगा। उसके अलावा सेंटर्ड का मतलब होता है जब कहीं फेस के सेंटर पर, एंड के सेंटर पर या फिर बॉडी के सेंटर पर भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हम उनको सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं। क्लियर? तब मैंने आपसे कहा था कि हालांकि ये सारे के सारे जो पॉसिबल 4 वेरिएशंस हैं वो किसी भी यूनिट सेल में हो सकते हैं, बट क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है, सबसे ज़्यादा सिंपल है उसको समझना, तो इस वजह से हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर में हर जगह पे क्यूबिक यूनिट सेल के ही बारे में बात की है। एंड इवन इन योर सिलेबस ऑल्सो वी नीड टू टॉक ओनली अबाउट द क्यूबिक यूनिट सेल्स। कहीं कहीं पे हमें थोड़ा बहुत हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की भी बात की है। क्लियर? तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, दैट इज नथिंग बट द ब्रेविस लैटिसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेविस लैटिसेस के लिए। अभी मैं सारा डिस्कशन नहीं करूंगी इसका, बट हमने देखा था CTORHMT, ये हमने कुछ एक ट्रिक देखी थी याद करने के लिए। अब ये सब क्या है? सो बेसिकली ये सब के सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ही हैं। इनको आप सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये वो सिस्टम्स हैं हमारे पास में जिनकी फर्दर पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने वेरिएशंस की जब बात की थी तो हमने कहा था कि 4 टाइप के पॉसिबल वेरिएशंस हैं, जिनको अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, एंड सेंटर्ड हो सकता है, या फिर सिंपल, या फिर आप कह सकते हो प्रिमिटिव टाइप की पैकिंग हो सकती है। इज दैट क्लियर? पर हर जगह ये पैकिंग हो ही ऐसा कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने आपको बताया मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशंस है, राइट? तो इस बेसिस पे अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशंस की बात करें तो ये टोटल कितने हैं, 7 है। तो 7 into 4, so that should be equal to 28, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो 28 की बनती है। बट हमें पता है कि जो ब्रेविस लैटिसेस हैं वो कितने होते हैं। सो ब्रेविस लैटिसेस आर आप कैसे फाइंड आउट करोगे ब्रेविस लैटिसेस कितने होते हैं? तो उसको भी हमने देखा था 3 2 4 1 1 2 1। अब आप खुद इसे काउंट कर लो। सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो वी हैव बेसिकली टोटल 14 प्रैक्टिकली नोन ब्रेविस लैटिसेस, जिनकी कुछ एग्जाम्पल्स हम सबके पास में हैं। इज दैट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और किस बेसिस पे हमने ये यूनिट सेल्स को कैटेगराइज किया है, किस बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं यूनिट सेल्स की। सो दोज आर नथिंग बट द सेल पैरामीटर्स। वो कौन होते हैं? सो दे आर सेल पैरामीटर्स। और सेल पैरामीटर्स का मतलब होता है इसमें आपका इंटरफेशियल एंगल्स भी आते हैं और आपकी एक्सियल लेंथ्स आप कह सकते हो वो भी आती हैं। सो इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं? ऑब्वियसली दीज आर द एंगल्स। कौन से एंगल? इनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा से, और एक्सियल लेंथ्स को करते हैं ए, बी और सी से।
और ये कहाँ होता है, कौन से एक्सिस पे होते हैं, एंगल्स कौन से एक्सिस के बीच में होते हैं, ये सब कुछ हम लोग हमारी पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा पार्ट जहाँ से मैक्सिमम टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और न्यूमेरिकल्स में कई बार जो स्टोइशियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जहाँ आपको ये बता देते हैं कि कोई एक पार्टिकल कौन सी पोजिशन पे प्रेजेंट है। सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल इनटू अ यूनिट सेल, यू नीड टू फाइंड आउट द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्लियर? अब आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो हमने फेस सेंटर्ड किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में हमने एफसीसी की बात की थी, बीसीसी की बात की थी और ईसीसी की बात की थी। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताया था और मैंने आपको कहा था कि आप इनको जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। So this was the relation between A, R and diameter. D is nothing but diameter. Clear? BCC की बात करें, so that is under root 3A is equal to 4R is equal to 2D. और sorry, that should not be ECC. ये क्या होगा आपका, सिंपल लिख दो या फिर SCC लिख देते हैं। हालांकि मैं अगेन आपको बता दूं कि SCC कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ। सो दैट शुड बी इक्वल टू A इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D। तो ये फॉर्मूलाज आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपको हर बार इसको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, ऑल्दो आप इसको डिराइव कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फेज डायगोनल होता है, फेज डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, अंडर रूट 2A। एक बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, अंडर रूट 3A। और एज लेंथ को हम किससे शो करते हैं, किसी भी यूनिट सेल की एज लेंथ को हम A, B या फिर C से शो करते हैं, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे मैंने उसको A लिख दिया, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर A, B और C तीनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम ही होती है ना, हमने देखा था सेल पैरामीटर्स में। तो आई होप आपको इतना पार्ट तो क्लियर है। क्लियर? सो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो हमने क्या देखा था कि जब हम लोग लैटिस पॉइंट्स बनाते हैं तो लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, होना क्या चाहिए, बशर्ते है कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस की, एक सॉलिड मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो पैकिंग काफी क्लोज होगी, जो कि अंडरस्टूड भी है, क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, थर्मल एनर्जी कम होती है, तो पैकिंग तो कैसी होगी, क्लोज होगी। बट स्टिल पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं कि आप क्लोज पैकिंग को भी किस किस तरह से पार्टिकल्स के वे में आप अरेंज कर सकते हो, किस किस पॉसिबल वे में पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको एक पॉसिबल अरेंजमेंट बताया है, जहां आपको पता है कि दिस डॉट रिप्रेजेंट्स टू अ लैटिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें हमने देखी। अब मैं मान लो यहाँ पे क्या बना देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको मैं आपको यूनिट सेल रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, हालांकि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, साथ साथ में मैं यहाँ पे थोड़े से पार्टिकल्स भी बना देती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ओके, जैसे कि यहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह पे हर लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टिकल की पोजीशन को। और ये जितना स्पेस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इतना स्पेस एक सॉलिड मटेरियल में नहीं होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि पैकिंग कैसी होती है, काफी क्लोज होती है। अगर इतना स्पेस वहाँ पे प्रेजेंट होगा, सो दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग टू अ लिक्विड सब्सटेंस, जो कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्लोज पैकिंग होने के बावजूद आप चाहे कितनी भी पैकिंग को क्लोज कर लो, बट स्टिल वहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रह ही जाता है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा साइड में मैं आपको और दिखा देती हूँ। सो लाइक अगर पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है, इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग हम और कोई बना नहीं सकते। ठीक है, तो जब मैंने इतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग बनाई, तब स्टिल आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी भी कुछ स्पेस है जो कि एम्प्टी है, जिसको कि भी मैं डार्क कर रही हूँ। राइट, इसी तरह से यहाँ पे भी आप कुछ एम्प्टी स्पेस को देख रहे हो, यहाँ पे भी कुछ आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये भी कुछ एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आती है कि पैकिंग कितनी भी क्लोज हो जाए, बट स्टिल वहां पे कुछ तो एम्प्टी स्पेस, वॉइड स्पेस वहां पे रह ही जाता है। ठीक है, इसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सो दिस वी कॉल एज द वॉइड।
ठीक है। अब इस वॉइड का क्या इंपॉर्टेंस है तो वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो पहली बात जो आप देखते हो ना कि मॉलिक्यूल्स, इवन सॉलिड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कैन नॉट ट्रांसलेट, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं जा सकते, रोटेशन होता है वहां पे थोड़ा बहुत, लेकिन वाइब्रेशंस बहुत इजीली होते हैं। तो वो क्यों हो पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस रह जाते हैं, यहाँ पे कुछ वॉइड क्रिएट हो जाता है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेट करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो इसी इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आज हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके अलावा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। यानी कि अगर आपको एक ये यूनिट सेल बना हुआ दिख रहा है तो इस यूनिट सेल के अंदर कितनी एफिशिएंटली पैकिंग है, ठीक है, पार्टिकल्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम इस सेल की बात करें या एक हम पूरे सिस्टम की बात करें, हम लोग क्या करते हैं कि हम क्यों यहाँ पे यूनिट सेल के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल्स क्या होते हैं? एक एक रेपिटेशन होते हैं। किसका? एक पूरा क्रिस्टल लैटिस, जब बहुत सारे यूनिट सेल्स वहां पे रिपीट होते हैं तब एक डेवलप होता है, और वो सबके सब आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर हम एक यूनिट सेल को समझ लें, उसको पूरी तरह से स्टडी कर लें, तो हम पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को इजीली समझ सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फंडा होता है, ये हमारा बेसिक थिंकिंग होती है एक यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर? इसी तरह से हम डेंसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक यूनिट सेल के लिए, और इसी तरह से एक पूरे के पूरे सिस्टम के लिए, पूरे के पूरे क्रिस्टल के लिए, तो वो डेंसिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? जब हम वॉइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है रेडियस रेशियो का। हालांकि रेडियस रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ये टर्म्स मैंने देखा है एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको बहुत एक बेसिक आइडिया मैं रेडियस रेशियो का दूंगी। एंड इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है कि पैकिंग काफी क्लोज होती है किसी भी सॉलिड मटीरियल के अंदर, राइट? तो ये मैंने आपको थोड़ा स्पेस दिखाया जस्ट आप समझ सको इस वजह से, अदरवाइज इतना खाली स्पेस होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल सिस्टम में। तो ये जो पूरा आपको सिस्टम के अंदर पैकिंग दिख रही है वो कैसी है? क्लोज पैकिंग है। पर अभी तक हमने इस बारे में बात नहीं की है कि पैकिंग कौन कौन सी किस किस तरह से अरेंजमेंट पार्टिकल्स का हो सकता है। तो क्लोज पैकिंग के कॉन्सेप्ट में हम इन्हीं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात है वो कहां से स्टार्ट करते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी से। क्लियर? देखो, पैकिंग एफिशिएंसी, यहां से बहुत, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में से कवर किए जाते हैं। ठीक है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कितनी एफिशिएंटली पैकिंग है किसी भी एक सिस्टम के अंदर। क्लियर? तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करें तो हम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सेल्स कर रहे हैं, लेकिन उसी यूनिट सेल को आप रिपीट करके, आप उसका रिकरेंस करके आप क्या कर सकते हो? पूरे के पूरे सिस्टम के लिए, पूरे क्रिस्टल के लिए भी ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अगर हमें ये पता चल जाए कि उस तरह के कितने यूनिट सेल्स उसमें प्रेजेंट है, जो कि हम इजीली मास और वॉल्यूम के कंसेप्ट में के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? हाउ efficiently the particles are involved in packing. How efficiently the particles are involved in packing. ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें इतना कुछ समझने वाली चीज नहीं है। पर यहाँ पे एक और वर्ड, एक और टर्मिनोलॉजी आप देखते हो, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन इसको भी हम समझेंगे। एक्चुअली जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो हमेशा हम परसेंटेज के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, अगर मान लो आप एक बार के लिए अज्यूम करो कि आप किसी यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे, आप किसी एक रूम की बात कर रहे हो, जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो उस रूम के अंदर पैकिंग कितनी एफिशिएंटली है। अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हमें इजीली विजिबल तो होते नहीं है, तो हम इसको इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि आपके कमरे के अंदर कितने सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप भी वहां पे बैठे हुए हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी वहां पर हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स का अगर हम वॉल्यूम
इन सब का अगर हम वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लें और पूरे कमरे के वॉल्यूम के साथ में उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा कि कितना एफिशिएंटली इन सभी ऑब्जेक्ट्स ने वॉल्यूम कवर किया है उस पर्टिकुलर कमरे में, ठीक है, यानी कमरे का वॉल्यूम यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास कितना अवेलेबल था और उसमें से कितना वॉल्यूम हमने यूज किया। तो इस तरह से हमें उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहेंगे, देन वी विल बी गेटिंग द पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये समझाती हूँ इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे भी हमने रूम के लिए देखा, बिल्कुल उसी तरह से हमें किसी भी लैटिस के लिए देखना है या यूनिट सेल के लिए देखना है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, आप एटम्स लिख सकते हो, पार्टिकल्स लिख सकते हो, बट हमें पता है पार्टिकल्स लिखना ज्यादा एप्रोप्रिएट है क्योंकि एक यूनिट सेल, एक क्रिस्टल लैटिस मॉलिक्यूल्स का, किसी एटम्स का या आयंस का, किसी का भी बना हुआ हो सकता है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, हम जिस भी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं उस यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल था, यानी कि खुद क्यूबिक लैटिस का, उस क्यूबिक यूनिट सेल का खुद का कितना वॉल्यूम था, राइट। सो टोटल, या सिंपली आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो अब मुझे जहां तक लगता है आप ये तो समझ ही गए होंगे कि बात हालांकि हम लोग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्यूब की कर रहे हैं, बट ये पैकिंग एफिशिएंसी आप किसी भी यूनिट सेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप टेट्रागोनल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ऑर्थोरोम्बिक के लिए, रोम्बोहेड्रल, आप किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट हमें क्यूब के लिए करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूब ही है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। अब आप खुद मुझे थोड़ा सा बताओ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, यानी कि मैं कैसा कुछ बना दूं, ऐसे कुछ इस तरह के शेप के होते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, इस तरह का हमारा यूनिट एक पार्टिकल होता है, मतलब गोल होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, पढ़ चुके हो आप। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हुआ। अब एक पार्टिकल तो है नहीं वहां पे, एक यूनिट सेल के अंदर हम लोगों ने देखा है अगर वो एक एफसीसी सिस्टम हुआ तो वहां पे 4 पार्टिकल्स, हमने रैंकिंग देखी थी, राइट। तो अगर वो एफसीसी सिस्टम हुआ तो वहां पे 4 पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल होंगे, क्लियर। अगर वो बीसीसी सिस्टम हुआ तो एक यूनिट सेल के अंदर 2 पार्टिकल जितना कंट्रीब्यूशन होगा सभी पार्टिकल्स का, और अगर वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ तो भी 1 पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा, क्लियर। तो अगर तो हम एससीसी की बात करें तो अगर आप इतना लिखते हो तो दैट इज फाइन, बट अगर मान लो सिस्टम हमारा एफसीसी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्वेश्चंस जो है ना वो एफसीसी रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अब मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, हम सभी पार्टिकल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम तो कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। लेकिन ये तो एक पार्टिकल का हुआ, ऐसे हमारे पास में कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कितने पार्टिकल्स हैं, वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, और उस सिस्टम के में कितने पार्टिकल यानी कितना कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट सेल, उसको आपको ध्यान हो तो हम Z से रिप्रेजेंट करते थे, अगर नहीं भी ध्यान है तो आप यहां से लिख लो कि हम उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z रिप्रेजेंट्स टू द रैंक ऑफ द यूनिट सेल। अगर FCC होगा तो इस Z की वैल्यू 4 होगी, अगर BCC होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, अब चलो पहले साइड नीचे लिख देते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो हमें पता है एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एक क्यूब, क्लियर है इतना पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्मूला, जो आप इजीली वैसे चाहे तो डिराइव भी कर सकते हो, ओके। तो ये अब हम Z की बात कर लें, तो Z की बात करें तो अगर सिस्टम हुआ FCC तो Z की वैल्यू हो जाएगी 4, क्लियर। अगर सिस्टम हुआ BCC तो इस Z की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर सिस्टम हुआ आपका एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर, तो इस Z की वैल्यू हो जाएगी 1,
ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज का हो रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने रेडियस के फॉर्म में इसका वॉल्यूम लिया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमने एज लेंथ के फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमें, क्या हमें आर की भी वैल्यू गिवन होगी, क्या हमें ए की भी वैल्यू गिवन होगी? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में आर और ए दोनों गिवन हो। तो ऐसे में आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको याद होगा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका सिस्टम होता है एफसीसी, क्लियर, अगर सिस्टम आपका कैसा है एफसीसी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? √2a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। ये रिलेशन हमने देखा था, ठीक है। अगर सिस्टम होता है बीसीसी तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था √3a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। और अगर सिस्टम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो आप कैसे करोगे? a इक्वल टू 2r इक्वल टू d। हालांकि आप इसको बहुत इजीली डिराइव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है और कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रहेगा तो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। लेकिन अब अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पैकिंग फ्रैक्शन है उसी को अगर आप किस फॉर्म में बताओ, अगर आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में बताओगे तो वो आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो यहां से आपने पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट किया, अगर इसी को मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो ये जो भी मेरा आंसर आया है वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल है। सो दैट टाइम वी विल बी कॉलिंग इट एज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना होता है और बहुत कॉमनली ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, क्लियर है? ओके तो अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसीज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो वो हम लोग ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं और कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सब सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल्स, ठीक है। तो हमें पता है एक्चुअली ईसीसी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, हमने बात की थी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो कौन कौन से, यहां पे मैं लिख देती हूं, क्यूबिक यूनिट सेल, ये हम इसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक तो हो जाएगा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देन हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, और हो जाएगा फेस सेंटर्ड, क्लियर। तो हम इनके लिए पैकिंग एफिशिएंसीज की क्या क्या वैल्यूज होती है उसको डिस्कस करते हैं। सी, अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो आपको पता है कि इसके अंदर कहां कहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? ओनली ओवर द कॉर्नर्स, ठीक है। मैं पहले सबको ड्रॉ कर लेती हूं। कल हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, तो आप उनको आपस में रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली। सी, अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि बीसीसी के अंदर हमें पता है कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कुछ तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ज्यादा ही होगा। और फेस सेंटर में सभी कॉर्नर्स पे एज वेल एज ऑन द फेस सेंटर्स, ठीक है, सभी फेस सेंटर्स पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरह से। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वॉल्यूम तीनों के लिए सेम है, तो जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जिसके अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसी वजह से तो हमने देखा था कि इसका जो रैंक था वो कितना आ रहा था, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। इसका रैंक आ रहा था 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल और इसका आ रहा था 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है। अब क्योंकि जब पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का ज्यादा है तो क्वाइट ऑब्वियसली, बिना मैं आपको परसेंटेज बताए भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा किस में होगी, यानी किसके अंदर ज्यादा एफिशिएंटली क्लोज पैकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो ऑब्वियसली आप बहुत इजीली इसको कॉमन सेंस यूज करके भी बता सकते हो कि फेस सेंटर्ड के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा, उससे कम यहाँ पे होगा और उससे कम इसमें होगा।
तो उसी हिसाब से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है वो है 52.4%। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था उसमें सिंपली आप A = 2 R = D उस रिलेशन को यूज करके इसको फाइंड आउट कर लो, तो आपको ये 52.4% निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 68%। क्लियर? और फेस सेंटर्ड के लिए आ जाता है 74%। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गई हमारे लिए पैकिंग एफिशिएंसी। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लें, अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया जाता है तो आप डिवाइडेड बाय 100 कर दो, सिंपल सी चीज है। सो दैट वुड बी हाउ मच? 0.524, ये हो जाएगा 0.68 और ये हो जाएगा 0.74। क्लियर है? अब कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं ना, थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करके वो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से सिस्टम के अंदर वॉइड स्पेस सबसे ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस सबसे ज्यादा है। तो वो भी अंडरस्टूड है, जब इसकी पैकिंग सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग इसमें है, तो वॉइड स्पेस सबसे कम किसके अंदर होगा? इसके अंदर होगा। एम्प्टी स्पेस सबसे कम एफसीसी के अंदर होगा। आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो आप इसको सिंपली अगर 100 - 52.4 करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? वॉइड स्पेस निकल के आ जाएगा। सो दैट कम्स आउट अराउंड, मैं इसको 52.4 की जगह सिंपली क्या लिख लेती हूँ? 52 लिख देती हूँ, तो फिर वो मेरा अराउंड आप कह सकते हो कि 48% के आसपास मेरा क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज वॉइड स्पेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 68, सो दैट वुड कम अराउंड 32%। ठीक है, तो वॉइड स्पेस कितना निकल के आ गया? 32% और यहाँ पे 26%, यानी कि सबसे कम खाली स्पेस कहाँ पे है? एफसीसी सेल में है। और बेस्ड ऑन दिस आप उनको ऑर्डर में भी लिख सकते हो, यानी कि अगर परसेंटेज वॉइड स्पेस के टर्म्स में आपसे अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इसका सबसे कम होगा, देन इसका एंड देन इसका, मतलब सबसे ज्यादा वॉइड स्पेस यहाँ पे है और सबसे ज्यादा एफिशिएंटली पैकिंग एफसीसी के अंदर है। तो इस तरह के कई बार बहुत सिंपल से 1 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चंस पैकिंग एफिशिएंसी से पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि क्या है? क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग को भी हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें पता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। आप अज्यूम कर सकते हो कि इसके बाद में ये टाइप का अरेंजमेंट होगा। अमॉर्फस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, तो हम अमॉर्फस को कहीं पे भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम हर जगह पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, कौन कौन सी टाइप की क्लोज पैकिंग्स हो सकती हैं? क्लियर? तो इसको हम 3 पार्ट्स में पहले तो डिवाइड कर देते हैं, बहुत सिंपली आप इनको समझ जाओगे। ठीक है, एक तो होता है 1D पैकिंग, दूसरी होती है 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। सो आई होप आप इसका मतलब तो समझ ही गए हो कि 1D, 2D और 3D का मतलब क्या है। देखो 1D का मतलब क्या है? 1 डायमेंशंस में अगर पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब 2 डायमेंशन में अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे शो करूंगी, सो दैट इज बेसिकली 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि x, y और z तीनों एक्सेस में जो एक्चुअल सिनेरियो होता है, ये दोनों तो थियोरेटिकल है, ये सिर्फ हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, एक्चुअल सिनेरियो तो 3D ही होता है। ठीक है, हर कोई भी सामान, इवन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 1D भी कहते हैं, पूरी तरह से 1D कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसमें 3 डायमेंशन होगा। होता क्या है कि किसी भी एक एक्सिस के कंपैरिजन में बाकी 2 एक्सिस जो होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े हों तो हम उसको 2 डायमेंशनल कह देंगे, अदरवाइज हम उसको 3 डायमेंशनल ही कहेंगे। क्लियर? तो देखो 1D के अंदर पैकिंग कैसी होती है उसको हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। 2D के अंदर हम 2 तरह की पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, मैं इसको SCP लिख देती हूँ, या चलो स्क्वायर ही लिख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, दूसरा होता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। क्लियर है? तो ये तो हो गए हमारे 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या होता है कि यही जो 2 डायमेंशनल पैकिंग्स है, इन्हीं को हम एक्सटेंड करते हैं फर्दर। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, इसको मैं लिख देती हूँ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। क्लियर? तो ये तो 2 डायमेंशंस में तो है ही। अब अगर हम उसके अंदर एक और डायमेंशन z एक्सिस पे भी पार्टिकल्स को एड ऑन करना शुरू कर दें, देन वी विल बी ऑब्टेनिंग द 3 डायमेंशनल पैकिंग, राइट? तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में जब हम फर्दर अरेंजमेंट करते हैं तो 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को तो हम कहते हैं सिंपल क्लोज पैकिंग और दूसरे को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर?
ये सेम वही बीसीसी है जिसको हमने पहले भी स्टडी किया था, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी तरफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को जब हम z एक्सिस पे भी एक्सटेंड करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती हैं। एक आती है हमारे पास HCP यानी कि हेक्सागोनल 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरी होती है CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को ही हम FCC भी कहते हैं। इतना पार्ट क्लियर है? ओके अब मैं इसका अरेंजमेंट आपको बताना स्टार्ट करूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूं यहीं पर ही, ठीक है। तो अगर हम बात करें वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू है वो निकल कर आती है 2, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल कितने नेबरिंग पार्टिकल से डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट टच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स के साथ में डायरेक्ट टच में होता है, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एनी रैंडम पार्टिकल कम्स आउट टू बी 2। क्लियर? 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको अरेंजमेंट कैसा होता है वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगी, बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू है वो 4 निकल के आती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर में क्या था 4, ठीक है, और हेक्सागोनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू है वो 6 आती है। क्लियर? अगर हम बात करें SCP यानी कि सिंपल क्यूबिक पैकिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैकिंग की आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आती है वो है 6। BCC के अंदर आपको पता है कि एक पार्टिकल बीच में प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे, और उसके चारों तरफ अगर हम देखें क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होते हैं, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑफ कोर्स 8, ठीक है। HCP की बात करें तो यहाँ पे होता है 12 और CCP में भी होता है 12। क्लियर है? ये मैं आपको बताऊंगी भी कैसे होता है। तो ये तो बात हुई कोऑर्डिनेशन नंबर की। देन हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फिर हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, जिसको जस्ट अभी हमने पढ़ा था। तो 1D में कोई सेंस नहीं बनता पैकिंग एफिशिएंसी का, 2D का भी कोई मतलब नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेकिन कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल जो पिक्चर होती है वो 3 डायमेंशनली ही होती है। तो SCP की हमने ऑलरेडी अभी देखा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये, तो इसकी कितनी होती है 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी। BCC के लिए कितना होता है? सो वी नो दैट दिस इज हाउ मच 68%, अभी हमने फाइंड आउट किया था थोड़ी देर पहले। इसके लिए कितना होता है 74%, और इसके लिए भी होता है 74%, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। तो ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है, इसको तो आप एज इट इज पिक्चर बना लो। क्लियर? अब किस तरह की इनके अंदर पैकिंग होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है, एक ही जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 डायमेंशनल पैकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ए टाइप का है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट लेयर ऐसी का कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट है तो नीचे वाली लेयर का बिल्कुल उसका डुप्लीकेट अरेंजमेंट होगा। पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं बट द काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज एक्चुअली द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 2 ही लिख लो अगर आपको इससे कंफ्यूजन होती है तो। ओके, इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ये कितना आया था हमारा 4 आया था, राइट। तो यहाँ और इसके ओके फाइन, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब एक लेयर ए टाइप की है तो दूसरी लेयर उससे डिफरेंट होगी, तीसरी लेयर फर्स्ट वाले से सेम होगी, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, इस तरह से ऑल्टरनेट वेज में अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? SCP की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि 2 डायमेंशनल से ही आ रहा है तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट इसको अगर हम ए कंसिडर कर लें तो आगे वाला भी पूरा अरेंजमेंट कैसा होगा ए काइंड ऑफ ही होगा, ठीक है। यानी इसको हमने ए मान लिया और उसके बाद में एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे जो अरेंजमेंट है वो ए काइंड ऑफ होगा। BCC के अंदर क्या होता है ए बी काइंड ऑफ। क्लियर? HCP के अंदर अगर हम बात करें तो ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसका ऑलरेडी अरेंजमेंट ए बी काइंड ऑफ था, बट इस पूरे अरेंजमेंट को 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को अगर मैं ए मान लेती हूँ तो उसके कंपैरिजन में जेड एक्सिस पे जो एलोंगेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, अरेंजमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, वो कैसा हो जाएगा ए बी। और यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर तीनों ही डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊंगी, ठीक है।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल की चलो पहले बात कर लेते हैं। तो देखो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का यानी अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो सिर्फ 1D के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इस रैंडम पार्टिकल को चूज कर लिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आ रहा है? 1 एंड दिस इज 2। क्लियर है? तो इसका तो चलो कोई सेंस नहीं है इतना ज्यादा। देन हम आते हैं 2 डायमेंशनल पर। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, हमने देखा था ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अगर ये फर्स्ट लेयर है तो सेकेंड लेयर भी कैसी होगी? बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि फर्स्ट लेयर है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक रिपीटेशन है फर्स्ट ही लेयर का। तो ये भी ए लेयर हो गई, तो दूसरी लेयर को भी आप ए ही कहोगे क्योंकि एक ही जैसा अरेंजमेंट है। पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं बट द काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अगर रैंडम मैंने इस पार्टिकल को चूज कर लिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है, ये डायरेक्ट टच में है, ये भी डायरेक्ट टच में है इस पार्टिकल के, ये भी डायरेक्ट टच में और ये भी डायरेक्ट टच में। तो अगर मैं इन सब को आपस में ज्वाइन कर दूं तो एक स्क्वायर काइंड ऑफ शेप बनकर आता है। क्लियर? अब हम अगर बात करें किसकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप का, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से कुछ डिफरेंट नजर आपको आ रही होगी, ठीक है। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं किसी भी रैंडम पार्टिकल को चूज कर लूं, सबसे पहली बात ये लेयर है ए लेयर, ये लेयर कौन सी हो गई? बी, क्योंकि इसका अरेंजमेंट इससे कुछ डिफरेंट है। देन दिस वन इज ए लेयर एंड दिस वन इज बी लेयर। अगर मैंने इस रैंडम पार्टिकल को यहाँ पे चूज किया है तो आप क्या देख रहे हो, इसका अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना हो तो ये इसके डायरेक्ट टच में, ये भी डायरेक्ट टच में, ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अगर मैं इन सब को आपस में कनेक्ट कर दूं तो कुछ हेक्सागन टाइप का शेप मेरे सामने निकल कर आ जाता है। क्लियर है? तो ये इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह दी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्लियर है? तो ये तो बात हुई किसकी, 2 डायमेंशनल पैकिंग की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग की। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग से देखेंगे कि अगर उसी में z एक्सिस को डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने ऑलरेडी देखा था कि ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट था। अब इस पूरे ए अरेंजमेंट को तो अगर हम ए कह दें और जो z एक्सिस पे अरेंजमेंट हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करें कि वो ए टाइप का है कि बी टाइप का है। अगर तो ये दोनों ही ए टाइप के हुए और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए बी टाइप के हुए। अगर ए टाइप का अरेंजमेंट हुआ तो इसको हम कह देते हैं सिंपल क्लोज पैकिंग, अदरवाइज हम इसी को हम एससीसी यानी कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और अगर ए बी काइंड ऑफ हुआ तो हम इसको बोल देते हैं बीसीसी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला तो अरेंजमेंट मेरे को कैसा करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये तो अभी मैं आपको 2 डायमेंशनल दिखा रही हूँ। क्लियर? ये हो गया 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, ये तो ऑलरेडी ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट है जो मैंने आपको यहाँ शो किया, बट अब मेरे को इसके अंदर एक z एक्सिस को इसमें ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, व्हाइट कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर आपको ये अज्यूम करना है कि बिल्कुल उसी के ऊपर, ये अलग नहीं है इससे, ये मैंने उसी के ऊपर आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाया है थोड़ा, तो उसी के ऊपर अगर इन पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया जाए कुछ इस तरह से तो मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट निकल के आएगा। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर के ऊपर अगर आप फोकस करो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर के ऊपर आप फोकस करो, लाइक अगर हम इस वाले फेस पे ही फोकस करें तो आप ध्यान से देख सकते हो ये अरेंजमेंट वही है जो हमने सिंपल क्यूब के अंदर भी देखा था, ठीक है, कि पीछे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक और इधर भी पीछे एक। सो दिस इज नथिंग बट अगर मैं इनके पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करूं तो ये क्या निकल कर आएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, यही तो निकल के आया। सो
दिस इज दैट। तो अब हमें पता है कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि हमने यहाँ पे शो भी किया है, तो उसके छयों तरफ उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल्स हैं? एक पार्टिकल ये है, इसी तरह से एक इधर होगा, एक इधर है, एक इधर है, जो कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। सो दीज आर द 6 पार्टिकल्स, राइट। तो इसलिए हमने क्या देखा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, सो दैट इज 52.4%। और इसका जो अरेंजमेंट है वो ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं किसकी? हेक्सा बीसीसी की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज बीसीसी, बट इनिशियल अरेंजमेंट तो ए ही रहेगा, तो उसको मैंने कुछ इस तरह से ए अरेंजमेंट, जो कि एक स्क्वायर क्लोज 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर होता है, उसको हमने कुछ इस तरह से शो कर दिया। क्लियर? अब इसके अंदर मुझे बी काइंड ऑफ अरेंजमेंट को ऐड करना है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। सो लाइक इफ आई टेक दिस वन, ठीक है। तो अब क्योंकि ये अरेंजमेंट इससे डिफरेंट होना चाहिए, तो क्या मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकती हूँ जो पहले वाले से मैच ना होता हो? ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे शो किया। तो अब आप देख सकते हो पहले वाला अरेंजमेंट अगर ए था तो दूसरा डिफरेंट है। अब इसी के ऊपर अगर मैं फिर से फर्स्ट लेयर को रिपीट कर दूं तो मेरे पास एक बीसीसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बीसीसी यूनिट सेल होता है उसमें पार्टिकल्स कुछ इसी तरह तो प्रेजेंट होते हैं, अगर आप ध्यान से इनको देखो। सो ऑल ऑफ देम आर सेम। ठीक है, पार्टिकल्स इधर इधर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। क्लियर? और बाद में अगर मान लो ये वो लेयर है जिसको मैंने पीछे व्हाइट कलर से शो किया है, देन यहाँ पे एक बॉडी सेंटर पर, यानी कि जो आगे पार्टिकल है इसको मैंने शो किया, देन उसके बाद वही अरेंजमेंट, अगर इस अरेंजमेंट को मैं मान लो क्या कह रही थी, ए अरेंजमेंट कह रही थी, ये वाला जो अरेंजमेंट है इस पार्टिकल्स की वजह से इसको अगर मैंने क्या शो किया, बी अरेंजमेंट, तो अगेन मेरा कौन सा अरेंजमेंट रिपीट हो जाएगा? ए अरेंजमेंट, जो कि बिल्कुल इससे रिजेंबल करेगा। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए हो कि ये अरेंजमेंट ए है तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, बी, और बिल्कुल ए जैसा ही अरेंजमेंट इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि अगर किसी भी आप रैंडम पार्टिकल को चूज कर सकते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस पे वो 8 से टच हो रहा है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट की थी 68% एंड द अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी टाइप। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर लेते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने देखी थी, उसी को अगर हम एक्सटेंड करें 3D के लिए तो हम क्या कहते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसा था, ऑलरेडी ए बी टाइप का था। अब इस पूरे ए बी अरेंजमेंट को अगर मैं ए मान लूं, क्लियर, इसमें फिर दो मेरे पास पॉसिबिलिटीज आती हैं कि जो दूसरा है वो सिर्फ एक बी यहाँ पर ऐड हो जाए, और एक होता है कि बी और सी दो ऐड हो जाएं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और ये बन जाएगा ए बी सी काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अगर तो ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनता है तो हम इसको बोल देते हैं HCP, और अगर ये ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट बनता है तो हम इसको FCC या फिर CCP बोल देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, HCP की। देखो HCP में क्या होगा, सबसे पहले तो आप वही अरेंजमेंट बनाओ जो 2 डायमेंशनली हम एक्सपेक्ट करते हैं 2D HCP से, तो वो होता है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप 3 डायमेंशनल HCP बनाते हो तो जो फर्स्ट लेयर है, ए लेयर, वो तो क्या होगी, 2D HCP, और जो बी लेयर होगी दैट कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड। जहां पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनता होगा ये उसी लेयर को, उसी वॉइड को कवर करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वो कहाँ दिख रहा है आपको टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एक ट्रायगोनल वॉइड है अगर ये 2 डायमेंशनल हो। अगर इसी के ऊपर एक और एटम रख दिया जाए, पार्टिकल रख दिया जाए, तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे कवर हो रहा है इस जगह पे। इसी तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ कवर हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ कवर हो रहा है। यहाँ पे भी आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा होगा,
तो वो यहाँ कवर हो गया, इधर कवर हो गया, और इस तरह से ये अरेंजमेंट जो है चलता रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें फर्स्ट लेयर इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग एंड बी लेयर कवर्स द टेट्राहेड्रल वॉइड, इज नोन एज 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो एक हेक्सागन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप देखोगे तो ये वही अरेंजमेंट है जो हम वैसे भी HCP में शो करते हैं, बट ये आपका देखने का, इमेजिन करने का तरीका होना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमें पार्टिकल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है? तो हमें पता है कि यहाँ पे 6 कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से, क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो ये, जैसे इसको मैं बोल दूं 1 2, इस पार्टिकल को हम बोल दें 3, इसको बोल दें, ओके? सो 1 2 3, ये वाला मेरा हो गया, सॉरी, इसको हम 4 बोल दें इस वाले को, ठीक है? देन ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके अलावा बीच में भी आपको एक दिख रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? इसी तरह का अरेंजमेंट वापस रिपीट होगा यहाँ पर भी नीचे। क्लियर? तो ये तो हो गई 2 डायमेंशनल, इसको आप क्या कह सकते हो? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको कि हम A भी बोल रहे हैं। बट उसके अलावा 3 पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर पर। तो इनको हम क्या कह देंगे? बी लेयर। बी लेयर यानी कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये वो 3 पार्टिकल्स है जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर शो किए। क्लियर है? तो ये सेम वही पैकिंग है। अगर इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर आप जब इनके लिए फाइंड आउट करोगे किसी भी रैंडम पार्टिकल को चूज करके, तो वो कितना निकल कर आएगा? सो दैट कम्स आउट टू बी 12। पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 74%। अरेंजमेंट हो जाएगा ए बी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे आप इसका पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे फाइंड आउट करो कि कितने प्रेजेंट हैं इस HCP स्ट्रक्चर में, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है हर वो पार्टिकल जो यहाँ पे इस जगह पे प्रेजेंट है वो कितने सेल्स के साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वो हमें पता है 3 सेल्स तो नीचे हैं और 3 ही ऊपर होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल इस तरह के 12, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और इस तरह के 6 यहाँ पे, सो 1/12/6, ठीक है। कॉर्नर एटम्स का तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस यहाँ पे एंड सेंटर्ड भी पार्टिकल्स हैं जिनका ऑब्वियसली हमेशा 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, पर इस तरह के पार्टिकल्स सिर्फ 1/2 ही हैं। प्लस 3 ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो पूरी तरह से सेल के ही अंदर प्रेजेंट हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी 3 × 1, क्योंकि इन तीनों का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये कितना हो गया? 2 + 1 + 3, इसका मतलब 6, यानी कि पर यूनिट सेल 6 एटम्स जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट वन ओवर हियर, वो कौन सा है? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। उसमें कौन सा? FCC या फिर CCP। तो मैंने आपको यहाँ पे भी अरेंजमेंट ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले तो आप 2 डायमेंशनली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म करोगे, ठीक है। तो हमें पता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि A लेयर हमेशा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाती है, B लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है, ठीक है, कवर होगा, और जो C लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करती है। टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा तब बनता है अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो। अगर पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो और उसी के ऊपर 3 पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो जाएं, तो ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहाँ जो वॉइड क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है? सो दैट इज इक्वल टू 6 और ये होता है 4। क्लियर है? ओके। तो अब अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पे हम B पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। तो ये तो हो गया 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि हमने A लेयर को फॉर्म कर लिया। द सेकेंड लेयर इज B लेयर, जो कि होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जो कवर करे। तो यहाँ पे अगर ये देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है क्योंकि हमें यहाँ पे एक ट्राइगोनल वॉइड मिल रहा है। ट्राइगोनल वॉइड एक्चुअली 2 डायमेंशनली होता है, उसी को अगर हम 3 डायमेंशनली देखें यानी उसके ऊपर एक पार्टिकल रख दें, सो दैट वुड बिकम टेट्राहेड्रल। क्लियर?
तो इसी तरह से ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा इसी तरह से। तो ये हमने सेकेंड लेयर को फॉर्म कर दिया। एंड द थर्ड लेयर यानी कि सी लेयर वो किसकी होती है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करे। तो इसके लिए हमें कोई डिफरेंट कलर चूज करना है। सो लेट्स टेक पिंक, दिस कलर, ठीक है। अब देखो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जब 3 पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो और उसके ऊपर 3 पार्टिकल्स कुछ इस तरह अरेंज हो, यानी ये सब पार्टिकल्स ही हैं कॉर्नर्स पे, तो जो बीच में वॉइड क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। तो इस तरह का वॉइड देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे इधर भी हमें दिख रहा है। तो अगर पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएं तो आप क्या देख रहे हो कि ना तो ये ए लेयर से मैच हो रहा है ना ये बी लेयर से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये लेयर हमारी सी हो गई, देन इस लेयर को हम क्या कह देंगे, ये बी लेयर हो गई, और फाइनली जो हमारी फर्स्ट लेयर जो हमने सबसे पहले बनाई थी वो कौन सी थी, ए लेयर थी। और ये तीनों ही लेयर एक दूसरे से डिफरेंट है। क्लियर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एफसीसी कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसे एफसीसी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एफसीसी में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखा था। क्लियर। अगर ये क्यूब है, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स हमने कहां कहां पे देखे थे, हमने पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे देखे, ठीक है, और साथ में फेस के सेंटर्स पर देखे। क्लियर। अब जो ये अरेंजमेंट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है पार्टिकल्स का इस तरह से, क्लियर, और यहां पे एक पार्टिकल है और बिल्कुल ऐसा ही 6 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें ऊपर भी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो दिस रिजेंबल्स एक्चुअली टू द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी सी ओवर हियर। ये मैं आपको थोड़ा इमेज की हेल्प से भी बता दूंगी, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। सो ये तो हमने बात की थी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये इनको जो ट्राइगोनल वॉइड्स को कवर करे, जैसे ये है, ये हो गया हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, और जहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हो उसको वहाँ जो वॉइड क्रिएट होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 3 पार्टिकल्स का एक तरह से अरेंजमेंट हो और ऑपोजिट वे में 3 पार्टिकल्स ऊपर प्रेजेंट हो। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन फाइनली आप यहाँ पे देख रहे हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हम इसको भी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये ए बी काइंड ऑफ पैकिंग है और हमने ये देखा भी था, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह से दिखाया था पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ये बिल्कुल वही दिखा रखा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ जो 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो इन्होंने इधर शो कर रखे हैं, और जो 3 पार्टिकल्स हमने बीच में देखे थे वो ये वाले पार्टिकल्स हैं, और इसी तरह से प्रोसेस जो है पूरे के पूरे लैटिस में रिपीट होता रहेगा। सो दिस इज व्हाट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एबीसी अरेंजमेंट किसका होता है, सीसीपी या फिर एफसीसी स्ट्रक्चर का। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये भी जस्ट मैंने आपको अभी दिखाया था 6 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, जस्ट अभी हमने उसकी बात की थी। कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस फेस सेंटर पर, तो फेस सेंटर, एक सेंटर इधर हो गया, एक यहां हो गया, एक इधर हो गया, इधर इधर। क्लियर है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो 6 पार्टिकल्स हैं इन्होंने दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वही पार्टिकल्स हैं जो कि हम इधर देख भी सकते हैं, ठीक है। देन एक पार्टिकल आया जो आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है, एंड देन अगेन 6 पार्टिकल्स आए जो कि इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं, और फिर एक पार्टिकल आएगा जो दूसरे यूनिट सेल में होगा, तो सेम इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एफसीसी। इसके अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 12, ठीक है, आप ये करके भी देख सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें सो दैट इज 74%, और फाइनली अरेंजमेंट की बात करें तो वो हमें पता है एबीसी अरेंजमेंट, और अगर इसके लिए Z यानी कि रैंक ऑफ द यूनिट सेल की बात करें सो दैट इज ऑफ कोर्स 4। क्लियर। और इसके रिलेशन की बात करें सो दैट इज √2a इज इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d, ठीक है। तो ये सब अभी हमने यहां पे देखा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा वॉइड्स के बारे में। ऑलरेडी हम लोग वॉइड्स को देख ही चुके हैं। तो वॉइड्स बहुत
सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ कि वॉइड्स हमारे कैसे हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, ठीक है। बट हमें पता है कि एक्चुअल सिनेरियो में 2 डायमेंशनल वॉइड का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशनल कोई सब्सटेंस नहीं होता, सभी सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल ही होते हैं। देन अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यहाँ पे वॉइड्स अवेलेबल हैं। 2 डायमेंशनल वॉइड्स में हमारे पास होता है ट्राइगोनल वॉइड, ओके, ये हो गया ट्राइगोनल वॉइड। 3 डायमेंशनल वॉइड्स में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, क्यूबिक वॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वॉइड्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं। बट अगर हम जनरली, क्योंकि हमारे अधिकतर जो लैटिसेस की हम बात करते हैं वो एफसीसी लैटिस की ही बात करते हैं, तो एफसीसी लैटिस में आप देखोगे कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। क्यूबिक वॉइड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब, ठीक है, या फिर बीसीसी में जो बॉडी सेंटर वाला पोजीशन होता है वहां पे आपको एक क्यूबिक वॉइड देखने को मिल सकता है, तो वो एक पोजीशन होती है जहां पे क्यूब के अंदर क्यूबिक वॉइड मिलेगा। बट दीज 2 आर वेरी कॉमन इन अ एफसीसी लैटिस, ठीक है। तो एफसीसी का अरेंजमेंट तो आपको पता ही है कैसा होता है, हालांकि अभी मैं बार बार उसको ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसकी पोजिशंस आपको शो करनी है, बट आपको पता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज दे आर प्रेजेंट ऑन द फेजेस, और इतने सारे पार्टिकल्स के होने की वजह से यहाँ पे कुछ आपको वाइड स्पेस क्रिएट होता हुआ दिखता है, ओके, और एक यहाँ पर भी होगा, क्लियर है। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कब टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है, वो फॉर्म कब होगा अगर कुछ पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ये हो। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी शो कर देती हूँ, अगर यहाँ 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो, ओके, और उसके ऊपर जो दूसरी लेयर आए, जो दूसरी लेयर इसके ऊपर आए वो इस ट्राइगोनल वॉइड को, ये क्या होता है, यही ट्राइगोनल वॉइड है जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सो दिस इज 2 डायमेंशनल। अगर इसी के ऊपर एक पार्टिकल कुछ इस तरह से आ जाए, यानी कि जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था ट्राइगोनल वॉइड, उसको एक पार्टिकल ने कवर कर दिया, तब जो हमारे पास में तभी भी कुछ ना कुछ बीच में स्पेस रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पैकिंग चाहे कितनी भी क्लोज हो, कुछ ना कुछ स्पेस वहां पे रह ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इससे बन जाता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन जाता है। इसी तरह से अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो, जो कि बिल्कुल बेसिक वैसा ही अरेंजमेंट है जो हमने यहाँ पे देखा, लेकिन उसके ऊपर पार्टिकल्स अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो एक इन्वर्टेड फॉर्म में उनका अरेंजमेंट हो जाए, 3 पार्टिकल्स अगर इस तरह थे, 1 2 3 कुछ इस तरह से अरेंज थे, और उसके ऊपर 3 पार्टिकल्स एक स्टार की फॉर्म में इस तरह से आ जाएं, तब यहाँ पे कुछ void space छोटा सा क्रिएट हो जाता है, that is what we call as the octahedral void। तो सबसे पहले तो ये ही पार्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया ना तो आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एंड दिस इज व्हाट, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होंगे, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इन्हीं वॉइड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये कितनों से मिलकर बना है, 4 पार्टिकल से मिलके, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ये कितने पार्टिकल से एमर्ज हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 पार्टिकल से, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। क्लियर है। और इसी तरह से अगर हम ट्राइगोनल वॉइड के भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 3, क्योंकि ये 3 पार्टिकल से एमर्ज होता है, मैंने आपको दिखाया था 2 डायमेंशनली। और अगर हम क्यूबिक की बात करें, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, किसी भी बीसीसी लैटिस में जहां पे बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसी की जगह पे क्यूबिक वॉइड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो और क्योंकि उसके चारों तरफ 8 नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल्स हैं, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। बट हमारा मेन फोकस हमेशा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रहेगा। क्लियर है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और देन मुझे आपको ये बताना था कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स कहाँ पे सिचुएटेड होंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं अभी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ फोकस किस पे करते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। तो ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं उसके ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। बॉडी डायगोनल पे ये सिचुएटेड होते हैं।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, तो आपको पता है बॉडी डायगोनल इज व्हाट, √3a। उसके ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एट द पोजीशन √3a/4, यानी √3a/4 पोजीशन पे आपको एक कॉर्नर से आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। क्लियर है? ये मैं आपको पोजीशन डिस्कस करूंगी अभी थोड़ी देर बाद में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होते हैं? एज सेंटर पर। और एज की लेंथ कितनी होती है? a, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? a/2। ठीक है, उसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर पर, FCC लैटिस के अंदर। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि मैं जो भी बात कर रही हूं ना, ये एक FCC या फिर CCP लैटिस के रिस्पेक्ट में कर रही हूं। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? सो दैट इज प्रेजेंट बेसिकली एट द बॉडी डायगोनल, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल। सो दिस वुड बी √3a/2। क्लियर है? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हम देख लेते हैं कि इनका अरेंजमेंट किस तरह से कुछ होता है। ओके, जैसे कि ये एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर हमें पता है कितने बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। तो हम एक पहले बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैंने एक बॉडी डायगोनल इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ओके, ये एक बॉडी डायगोनल है, इस तरह के 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। तो ये अगर सेंटर पोजीशन है, यानी बॉडी सेंटर है, तो इस पोजीशन पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा और इस पोजीशन पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है, √3a/4। इसलिए मैंने क्या लिखा था, √3a/4 पर आपको बॉडी टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। तो इन टोटल, क्योंकि 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके अंदर? हम हमेशा FCC या CCP के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट वुड बी 4 × 2 विच वुड बी इक्वल टू 8। क्लियर है? ये तो बात हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। देन हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो अगेन मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर रही हूं। तो यहाँ पे FCC लैटिस में हमें पता है पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी होते हैं और फेस सेंटर्स पर भी होते हैं। तो वॉइड कहाँ पे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है वहीं पे तो वॉइड क्रिएट होगा। तो हमने देखा था कि एज सेंटर पे भी क्रिएट हो जाता है और इस जगह पे भी क्रिएट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ओके, ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से पार्टिकल्स इनके चारों तरफ प्रेजेंट है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 6 क्यों आ रहा है, क्यों हम इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं? तो आपने देखा यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, इधर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे आप इधर की साइड में जाओगे तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फेस सेंटर है। ठीक है ना, क्योंकि हम FCC लैटिस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से फेस सेंटर ऊपर वाले क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यहाँ पर भी होगा। इसी तरह से फेस सेंटर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि फेस सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है। और इसी तरह से दूसरे क्यूबिक यूनिट सेल में एक फेस सेंटर यहाँ पे भी है। तो 2 तो कॉर्नर एटम्स और 4 फेस सेंटर एटम्स की वजह से यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ। क्लियर? अब हम दूसरी बात कर लेते हैं इस वाले पार्टिकल की। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर चूज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल तो इधर प्रेजेंट होगा जो कि फेस सेंटर पर होगा, तो यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से जो फेस सेंटर ये पोर्शन है, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे, तो इस तरह से 2 ये हो गए। क्लियर? और इसी तरह से आगे वाली जो फेस है यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा और पीछे वाली फेस पे भी एक पार्टिकल होगा। तो आपने देखा कि ये पोजीशन जो है किसको शो कर रही है? 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। तो इनमें इस तरह के कितने एज सेंटर्स होते हैं? तो टोटल 12 एज सेंटर होते हैं, पर हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 का होता है। सो दिस बिकम्स 3। ठीक है, और बॉडी सेंटर कितना होता है? बॉडी सेंटर तो सिर्फ 1 ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। सो दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू आई थी 8, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 4। क्लियर? पोजीशन की अगर हम बात करें तो अगर एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है तो पोजीशन होगी a/2, और अगर बॉडी सेंटर पर बनता है तो पोजीशन होगी √3a/2। क्लियर है?
अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आता है। कंक्लूजन ये आता है कि FCC के लिए Z की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, सो दैट इज बेसिकली 4। क्लियर? तो जब एक यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, देन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 8। यानी जब ये 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 8 है। क्लियर? और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब Z यानी रैंक FCC की 4 है तब टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये तो एक यूनिट सेल की बात हुई। एक क्रिस्टल सिस्टम में इस तरह के बहुत सारे यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी भी FCC लैटिस की बात की जाए, यूनिट सेल की नहीं, किसी FCC लैटिस की बात की जाए और वहां पे कहा जाए, FCC में लैटिस लिख देती हूँ, एक FCC लैटिस की बात की जाए और वहां पे कहा जाए कि टोटल n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, 4 नहीं है इस बार n है। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 4 हैं। तो वहां पे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल डबल हो जाएंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? सो दैट वुड बी n। ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई वॉइड्स के बारे में। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा वॉइड छोटा है और कौन सा बड़ा है, उसको एक ऑर्डर में बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो कि ट्राइगोनल वॉइड, ऑफ कोर्स ट्राइगोनल वॉइड को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है टेट्राहेड्रल वॉइड, उससे बड़ा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उससे बड़ा है क्यूबिक वॉइड। ठीक है? तो ये कुछ ऑर्डर होता है बेस्ड ऑन देयर साइज। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कुछ वॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें रेडियस रेशियो क्या है। ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। रेडियस रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ केटायन अपॉन द रेशियो ऑफ एनायन। कहीं कहीं पे आपको इस तरह से भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है? अब होता क्या है कि पार्टिकल्स अगर एनायंस अगर आपका सिस्टम एक्चुअली फॉर्म करता है तो वहां पे हमने देखा कि टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो सकते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड या क्यूबिक वॉइड, कोई भी वॉइड कितना वॉइड क्रिएट, कितना वॉइड स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उस बेसिस पे देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट सम केटायन ऑफ द सिमिलर साइज, ठीक है, वो वहां पर आके बैठ सके। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कुछ ऐसे सिस्टम की बात की थी, ठीक है, और इसके ऊपर अगर एक और पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट हो तो जो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हुआ उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा था टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑफ कोर्स इस टेट्राहेड्रल वॉइड का कुछ अपना खुद का वॉल्यूम है। अगर कोई कैटायन सिमिलर वॉल्यूम का होता है या उससे थोड़ा सा छोटा होता है तो वो पॉसिबिलिटी है, अगर वो सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो इस वॉइड स्पेस को फिल कर सके। ठीक है? तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो ये हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही होगी। इट इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ 1। ठीक है? अब ये वैल्यू कितनी होगी, कौन से रेंज में फॉल करेगी, उसके बेसिस पे आपका ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, लीनियर, क्यूबिक या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो सकते हैं, बट आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके? तो ये हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, लीनियर वॉइड्स हो सकते हैं, नाम आपको बस पता होना चाहिए, ट्राइगोनल वॉइड्स हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो सकते हैं और क्यूबिक वॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है? और इन सब की कुछ रेंज होती है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द डेंसिटी, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्कशन का। सो डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी यूनिट सेल के लिए? तो देखो डेंसिटी क्या होती है, आप जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब कितने गिवन वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है। क्लियर? ये हमें पता करना है। तो एक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स का सबका अपना कुछ कुछ मास तो होता ही है। तो इन सभी पार्टिकल्स के मास को अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें और गिवन वॉल्यूम के साथ में उसको कैलकुलेट करें, सो वी विल बी गेटिंग द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। बहुत सिंपल सी चीज है, पर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सो फॉर्मूला एक्चुअली कम्स आउट टू बी दिस, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू Z, यानी कि रैंक ऑफ द यूनिट सेल, Na into A क्यूब। क्लियर?
तो ये फॉर्मूला आता है जिसको देख के कई बार आप घबरा जाते हो, बट अगर आप देखोगे ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इवन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप खुद भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? हमें पता है कि जो Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, Na का मतलब क्या हो गया? एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ Na इज इक्वल टू हाउ मच? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो Na नंबर ऑफ एटम्स या फिर 1 मोल ऑफ एटम्स का वजन कितना होता है? दैट इज इक्वल टू देयर मोलर मास। ठीक है, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 के लिए कितना होगा? चलो, जब Na नंबर ऑफ एटम्स के लिए इतना है तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो z एटम्स, क्योंकि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? एक यूनिट सेल में हमें पता है z नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। FCC की बात करें तो z की वैल्यू 4 होगी, BCC की बात करें तो 2 होगी और सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होगी। तो z नंबर ऑफ एटम्स के लिए ये कितना हो जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है ना, इनटू z। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई किसकी? मास की, यानी z नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास इतना होगा। और वॉल्यूम क्या होता है? अगर हमें क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, अगर ये कोई और सेल होता है तो आप इसको सिंपली V लिख सकते हो बेस्ड ऑन इट्स ओन स्ट्रक्चर। यानी कि अगर कोई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम A क्यूब नहीं होगा। A क्यूब इज सुटेबल ओनली फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो डेंसिटी फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। सो दिस इज ओनली फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। और वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वो कितना हो गया? A क्यूब। तो देखो हमारे पास मास की वैल्यू भी आ गई, ये तो हो गई मास की वैल्यू और ये हो गई वॉल्यूम की वैल्यू। अब सिंपली आप उसको पुट कर दो यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूला में, सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डेंसिटी, मास की वैल्यू कितनी है देखो जरा। सो मास इज व्हाट? m इंटू जेड बाय Na। तो मैंने बस इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, m इंटू जेड बाय Na। वॉल्यूम कहाँ प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? A क्यूब। तो आपकी डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ ये डिराइव हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इससे बिल्कुल भी घबराने जैसा कुछ नहीं है और यहाँ से बहुत बार देखा गया है कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा सब कुछ आज का पार्ट जो कि हमें डिस्कस करना था। सो लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड टुडे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? बहुत बार थ्योरेटिकल, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? तो हमें पता है जो नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स जो कि डायरेक्ट टच में होते हैं पार्टिकल्स के, उनको ही हम उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप वॉइड्स के लिए निकाल सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसी पार्टिकल के लिए निकाल सकते हो, वो हमने सारा डिस्कस किया है आज। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हो? सो दिस इज व्हाट? नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स, जो कि आपके एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? यानी कोई भी पार्टिकल जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हमने डिस्कस किया था। अगर वो एक FCC सिस्टम में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये भी हमने डिस्कस किया था क्लोज पैकिंग में। सो दिस वुड बी 12। या आप चाहे तो खुद भी करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है। और BCC के लिए अगर हम देखें तो दैट वुड बी 8। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, so what is the formula of a compound in which the element Y forms CCP lattice? CCP lattice है, इसका मतलब इसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई? ये इन्होंने आपको बताया ही इसलिए कि वो CCP lattice है, ताकि आप अपने आप से फाइंड आउट कर सको कि वहां की Z की वैल्यू कितनी है। So that is equal to 4 and atoms of X occupies 1/3। ठीक है, 1/3 of the octahedral void। तो हमें पता है जब Z की वैल्यू 4 होती है तो वहां पे मौजूद octahedral voids कितने होंगे? पहली बात हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल voids कितने होंगे। तो टेट्राहेड्रल voids कितने हो जाएंगे? 4 into 2 यानी कि 8।
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे 4, पर 4 पॉसिबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में से सिर्फ 1/3 ऑफ वॉइड जो हैं वही इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ y, ठीक है, क्योंकि y ने क्या बनाया CC पे लैटिस, और फिर हम लिख देते हैं x। जनरली देखा गया है कि वॉइड्स को हमेशा केटायंस कवर करते हैं क्योंकि केटायंस की साइज कम होती है, और जनरली जो सिस्टम फॉर्म करते हैं वो y पार्टिकल्स यानी कि एनायंस होते हैं। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट जनरली ये देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप चाहे तो ज्यादा बेटर होगा आप x को पहले लिखो, क्योंकि हमें पता है कि नॉमेनक्लेचर में भी हम केटायंस को पहले लिखते हैं। ये जनरलाइज्ड है इसलिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो x पार्टिकल्स कितने हैं, x पार्टिकल्स जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फॉर्म कर रहे हैं, दे आर, जो एक्चुअल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसके सिर्फ 1/3 ही कवर हैं। तो क्या मैं इसको 4/3 लिख सकती हूँ? ठीक है, लिख सकते हैं मैं ऐसा। ये कौन बना रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये कौन फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है CCP लैटिस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आप इसको n के टर्म्स में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट किसी भी फॉर्मूला को बनाने के लिए मुझे उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? सो दिस वुड बी 4 एंड दिस वुड बी 12। तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला ऐसा बन के आ गया x4 y12। अब आप चाहे तो इसको होल नंबर एम्पिरिकल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, सो दिस वुड बी 3। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, और आंसर इसका ये भी है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट अगर हम कहें ज्यादा एप्रोप्रिएट इनमें से कौन सा है, सो ज्यादा एप्रोप्रिएट आप किसको बोलोगे? इस वाले को। क्लियर है? आप इसको n की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अप टू योर विश। आप इसको कैसे लिख सकते हो? n/3 एंड yn। ठीक है, आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब इसी को डिपेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एन एलिमेंट विद द डेंसिटी 10 ग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? कोई क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन है किसी यूनिट सेल के लिए। सो डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्मिंग अ क्यूबिक सेल। ठीक है, आपको क्यूबिक सेल बता रखा है विद द एज लेंथ ऑफ, यहाँ पे आपको एज लेंथ भी गिवन है 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ? अब आपको ये पता करना है कि उस क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर क्या है। हमें पता है क्यूबिक यूनिट सेल FCC हो सकता है, BCC हो सकता है, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो सकता है। तो उनमें से ये कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमें Z की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट भी आपको गिवन है, जो कि कितना है? 81 ग्राम। ठीक है, ये एक एलिमेंट के लिए या फिर एटम के लिए बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल आपका कौन है? एक एटम है। तो बहुत सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करो और सिंपली सॉल्व करो। तो हमें पता है डेंसिटी इज व्हाट? Z × m/a³ × Na। अब आप देखो आपको क्या नहीं पता इनमें से। ठीक है, तो देखो हमें डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, Z हमें फाइंड आउट करना है, M हमें गिवन है, एटॉमिक मास आपको गिवन है, a³ एज लेंथ भी हमें गिवन है, और Na की वैल्यू हम पहले से जानते हैं। तो आप यहाँ से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको A की जगह, वैसे तो इन्होंने आपको एज लेंथ दे रखी है, बट अगर A की जगह आपको इन्होंने R गिवन दिया होता, तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपको जरूर हिंट दिया होता कि ये किस तरह का सिस्टम है, FCC, BCC या SCC। तब आप सिंपली यहाँ पे वही फॉर्मूला, वही रिलेशंस यूज कर सकते थे। A = 2R = D, √2A = 4R = 2D, और √3A = 4R = 2D। ये BCC के लिए, ये FCC के लिए, और ये प्रिमिटिव के लिए। ठीक है, तो वहां पे आपको हिंट गिवन होता और आपसे डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता, तो आपको Z भी पता होता और R की हेल्प से आप A भी फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है? तो इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सॉलिड स्टेट बी 100%? तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पैकिंग चाहे कितनी भी क्लोज हो जाए, कितनी भी आप क्लोज पैकिंग कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रह ही जाता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी, तो जो सबसे ज्यादा पॉसिबल, सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग जिसमें हो सकती है, वो कौन सा सिस्टम था? FCC सिस्टम। पर FCC सिस्टम के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी वाज नॉट 100%। आपको ध्यान है पैकिंग एफिशिएंसी FCC के लिए कितनी आई थी?
हमने देखा था दैट वाज जस्ट 74%, यानी कि अभी भी यहाँ पे परसेंटेज वॉइड स्पेस कितना रह गया, कितना वॉइड स्पेस रह गया, 100 माइनस 74, तो हम क्या बोल सकते हैं 26% स्पेस अभी भी खाली है सिस्टम में। तो ये चाहे आप कितनी भी एफिशिएंट पैकिंग कर लो, 100% यानी कि कुछ भी स्पेस ना हो, एयर गैप कुछ भी ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कैन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सॉलिड स्टेट बी 100%, सो द आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमने खुद कैलकुलेशन करके इसको फाइंड आउट किया है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन, जो कि मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है उनको बेस्ट सुटेबल वे में। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो हमने देखा था जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज 2 डायमेंशनल में। यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको देखनी है इन 2 डायमेंशंस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो कि हमेशा 3 डायमेंशनल ही होती है। ठीक है, अब आपको इनको बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शंस हैं उनके साथ में मैच करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन किसके साथ मैच हो सकता है इजीली। ओके, तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसी के बेसिस पे तो हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते थे। ठीक है, तो ये बहुत इजीली इसके साथ में मैच हो गया। ओके, then the next one is hexagonal close packing in 2 dimensions। अब कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या देखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरह की होती है। सो 2 पैटर्न्स के ऊपर आपके हैं क्वेश्चंस। सो हमें पता है कि यहाँ पे पैटर्न कुछ ए बी काइंड ऑफ पैटर्न होता है। सो द इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, pattern of the sphere is repeated in alternate layers and pattern of sphere is repeated in every 4th layer or trigonal voids। तो हमें पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब हमने बनाई थी तो वहां पे ट्राइगोनल वॉइड्स फॉर्म हो रहे थे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 2 डायमेंशनली ट्राइगोनल वॉइड्स फॉर्म होते हैं, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बट होते तो हैं। सो द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस वन शुड बी ट्राइगोनल वॉइड्स। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि वो यहाँ पे भी फॉर्म हो रहे थे, वो तो हर जगह फॉर्म हो रहे थे, बट ये 3 डायमेंशनल केस है और ट्राइगोनल वॉइड सिर्फ 2 डायमेंशनल में ही होते हैं, इसलिए इन दोनों में से ही कोई पॉसिबल आंसर होना था। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अब जब 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात आ रही है तो या तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है या क्यूबिक वॉइड हो सकता है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकता है। तो क्यूबिक वॉइड्स हमें पता है एफसीसी में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, बट ट्राइगोनल तो कभी नहीं हो सकता, सो दैट शुड नॉट बी द आंसर। अब आप देख लो इन दोनों में से पॉसिबल आंसर कौन सा हो सकता है। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज रिपीटेड इन एवरी 4th लेयर एंड पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन ऑल्टरनेट लेयर्स। तो हमने देखा था कि अगेन यहाँ पे भी अरेंजमेंट ए बी काइंड ऑफ ही होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इवन मैंने आपको बना के भी शो किया था, राइट? हमने एक हेक्सागन फॉर्म किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ पे, तो इट वॉज लाइक दिस। पहले ये एक अरेंजमेंट था, फिर हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को देखा था, फिर हमने इस तरह का अरेंजमेंट देखा था, फिर इस तरह से पार्टिकल रिपीट होगा और इस तरह से इस फैशन में चलता रहेगा। सो द अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो ऑल्टरनेट लेयर्स में आप देख रहे हो कि रिपीटेशन ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। सो द आंसर अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज रिपीटेड इन ऑल्टरनेट लेयर्स। नाउ द लास्ट वन इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम एफसीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो एफसीसी के अंदर आपको पता है अरेंजमेंट कैसा होता है, एबीसी काइंड ऑफ एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब देख लो कि ये आंसर मैच हो रहा है क्या। सो द पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज रिपीटेड इन एवरी 4th लेयर। तो देखो ये अगर फर्स्ट लेयर है तो देन दिस वुड बी सेकेंड, दिस वुड बी थर्ड एंड हर 4th लेयर पे अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है। सो द आंसर वुड बी दिस वन। तो इस तरह से हम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि काफी सिंपल होते हैं, अगर आपको 1-2 का भी आइडिया है तो आप बाकियों को अज्यूम कर सकते हो। सो इन दैट वे वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड ओवर हियर। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास था वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि सॉलिड स्टेट्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से जो भी मैंने आज आपको बताया वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें कि हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो उसके बारे में हम डिफेक्ट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कंडक्शन, कुछ बहुत सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।